स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। शाम के 6 बज रहे यानी कि दिन के सबसे बड़ी बहस का वक्त हो चुका है। भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद यहां के निष्पक्ष चुनाव हैं, जो कि संसद से लेकर के ग्राम पंचायत तक पर निर्धारित होते हैं। मगर उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन एक दिन पहले वहां पर यूपी विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन गहमा गहमी अब पंचायती चुनाव को लेकर के बढ़ चुकी है। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, क्योंकि माना ऐसा जा रहा है कि चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर है और फरवरी के महीने में चुनाव हो सकते हैं। जाहिर तौर पर ग्राम पंचायत से लेकर के जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव हर एक शख्स जिससे कनेक्ट होता है, जुड़ता है, और इसलिए इस चुनाव का बहुत महत्व है, क्योंकि विधानसभा में उसी को जीत ज्यादा बड़े स्तर पर मिलती है जो इस ग्रामीण स्तर पर जीत हासिल करता है, और फिर वो असर संसद वाले चुनाव तक भी देखने को मिलता है। आज हम चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त, मगर इस सरगर्मी के बीच में आइए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उपचुनाव हुआ ओवर, पंचायत चुनाव की सजी डगर। 2022 से पहले एक और परीक्षा। उपचुनाव का शोर थमते ही चुनाव की चाल अब गांव कस्बों की ओर चलने वाली है। त्रिस्तरीय चुनाव के लिए कमर कसते हुए चुनाव आयोग फरवरी में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है। प्लान यह है कि पंचायत के चुनाव बोर्ड की परीक्षाओं से पहले ही करा लिए जाएं। इसके लिए दिल्ली से बैलेट पेपर भी मंगा लिए गए। इन हालात में सियासी हलकों में भी हलचल होने लगी। अब जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताएंगे। वो 2022 में बाईसाइकिल लाएंगे और पंचायत का जो चुनाव आने वाला उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलेगी। दरअसल सूबे की 59,163 ग्राम पंचायतों के मौजूदा ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों पर अक्टूबर में चुनाव होना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से न तो मतदाता सूची बन पाई और न ही परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो पाई। अब कहा यह जा रहा है कि इस बार जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। वहीं उपचुनाव से निपटे सियासी दल भी अब पंचायत चुनाव के लिए कमर कसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मेहनत कर रही है, बूथ स्तर तक काम कर रही है। आप विधानसभा के उपचुनाव में भी उसके नतीजे देखेंगे और आने वाले पंचायत चुनाव हैं उसमें भी आपको नतीजे उसके देखने को मिलेंगे। छोटी संसद कहे जाते हैं पंचायत के चुनाव, क्योंकि माना यह जाता है जिस पार्टी ने जिला पंचायत पर झंडा फहरा दिया वो बीडीसी और प्रधान के जरिए गांव-गांव में पार्टी को मजबूत कर सकता है, और इसका फायदा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बखूबी मिलता है। वहीं कस्बों में चेयरमैन का चुनाव भी एक मजबूती की एक बड़ी चेन है। हाल ही में सहकारी बैंकों में विपक्ष का सफाया कर चुकी बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर बेहद उत्साहित है। पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं कि पंचायत चुनाव में अभूतपूर्व जीत भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हासिल करने जा रही है। बहरहाल वैसे तो बहुत दिलचस्प होता है पंचायत चुनाव का दंगल, लेकिन पंचायत चुनाव कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती होते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में जहां पहले भी वर्चस्व की लड़ाई होती है, तो वहीं चुनाव बाद बदले की गोलीबारी और किडनैपिंग जैसे कांड भी होते हैं। कुल मिलाकर अब उपचुनाव के बाद पंचायत में होगी जोर आजमाइश। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और हम आज की इस बड़ी बहस में इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इस पंचायती चुनाव का अपने आप में बहुत महत्व होता है। ग्राम पंचायत के चुनाव हो, नगर पंचायत के चुनाव हो या फिर जिला पंचायत के चुनाव हो, ये सारे जो चुनाव हैं उनका जुड़ाव दरअसल सीधे सीधे हर एक शख्स से ग्रामीण और कस्बों के इलाके में सीधे सीधे कनेक्ट करता है। और इसलिए इस वजह से चुनाव के पहले कई बार कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखती है, क्योंकि लोग एक दूसरे के सामने जिस अंदाज में पेश आते हैं उसकी वजह से कई बार लोगों की जाने जाती है, या फिर चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद में कई बार बदले की कार्रवाई से भी एक दूसरे के सामने सीना तान करके खड़े होते हैं। इसलिए एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा यह है कि चुनाव के पहले
चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद में कानून व्यवस्था सही तौर पर बनी रहे, किसी तरह की अनहोनी ना हो, यह सरकार और पुलिस प्रशासन के ऊपर एक दबाव भी इसका रहता है। मगर इस चुनाव की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गांव-गांव का एक एक शख्स जो कि इस ग्राम पंचायत के चुनाव से लेकर के जिला पंचायत नगरपालिका से जुड़ता है, वही जुड़ाव विधानसभा पर असर डालता है, वही जुड़ाव पार्लियामेंट के चुनाव पर असर डालता है। और यही वजह है कि इस चुनाव का अपने आप में बहुत महत्व हो जाता है। कई सारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ में ओपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है सर। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जावेद अहमद साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है सर। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हेमंत तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आपका स्वागत सर। प्रहलाद सिंह जी ग्राम प्रधान संघ जिला अध्यक्ष गोरखपुर से भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में हेमंत तिवारी जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव, ये आम आदमी को भी समझ में आता है और ये आप लोगों को भी और ये सबको भी। इस बार कोरोना काल की वजह से चुनाव गर्चे थोड़ा डिले हो रहा है, मगर क्या इस बार का पंचायती चुनाव कुछ बदला हुआ दिखेगा? क्या इस बार का चुनाव कुछ दूसरे अंदाज में होगा या ये पूरा समीकरण कैसा होगा? आजादी के बाद जब पंचायत चुनाव गांव से नेताओं के पब्लिक कनेक्ट का सबसे सशक्त माध्यम हुआ करता था। हालात बदले, उसके बाद आपको अगर याद होगा तो 30-35 साल पहले, 25 साल पहले ये पंचायत चुनाव खाली इसलिए याद किए जाते थे कि कितनी हत्याएं हुई, कितनी मौतें हुई, कितनी हिंसा हुई। वक्त और बदला और अब ये चुनाव इस बात को तस्दीक करते हैं कि वाकई जो लखनऊ में राज करते हैं, जो दिल्ली में राज करते हैं, उनका गांव में कितना दखल है कि नहीं है, किसका कितना है। इसलिए देखा होगा आपने अक्सर इन चुनाव में जब निर्दलीय लोग ज्यादा जीतते हैं, जो किसी दल से नहीं जुड़े होते हैं, तो बड़ी बात की और रहती है कि किसकी सत्ता है, कौन उसको ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पक्ष में ले लेता है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, इस बार थोड़ा वाल्यूम, इस बार जो है ये चुनाव बहुत अलग वक्त पे हो रहे हैं, जुदा वक्त पे हो रहा है, इसके मायने बहुत ज्यादा है। जैसे अभी 7 असेंबली सेगमेंट में बाई इलेक्शन हुए हैं, कल पोलिंग हुई है, वैसे तो 7 विधानसभा क्षेत्रों को चुनाव है, लेकिन इनकी अहमियत पॉलिटिकली इसलिए ज्यादा है, ये 7 विधानसभा के उपचुनाव 2022 का जो फाइनल होना है उसके वार्म अप है। ये इस बात का संकेत देंगे कि हवा का रुख किधर है, पब्लिक शासन जो चल रहा है उसको पसंद कर रहे नहीं कर रहे। इसीलिए जो 2021 के पंचायत चुनाव हैं, ये भी इस बात का बहुत बड़ा संकेतक होंगे कि वास्तव में जो लोग सरकार चला रहे हैं, जिनकी सत्ता है या जिन्होंने सरकार चलाई, जो अपोजिशन में है, जिनका दावा है कि उनकी पकड़ है जनता पर, वो तय होगा। हालांकि एक विभेद यह रहता है कि आप तय नहीं कर सकते कि अमुक गांव का प्रधान या इस विकास खंड का ब्लॉक प्रमुख कौन चुना गया और किस पार्टी में था, किस पार्टी के साथ चला आया। सत्ता जिसकी होती है आमतौर पर उधर ही वो चला जाता है या दबाव ऐसा बनता है। और आमतौर पर माना जाता है कि पंचायत चुनाव में दखल, दबाव और पूरा दबदबा उसी पार्टी को होता है जिसकी राज्य में सरकार होती है, जिसकी राज्य के अंदर सरकार होती है। एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, मगर हालांकि आपने 30 साल पहले का हवाला दिया कि पहले इसी वजह से जाना जाता था ये चुनाव की कितनी हत्याएं हुई, कानून व्यवस्था कितनी खराब हुई। मगर मुझे लगता है कि हालात अब बहुत कुछ बदल चुके हैं 30 सालों के अंदर। सामान्य तौर पर अब वैसी चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं और ये सरकारों के, पुलिस प्रशासन की एक तरीके की मजबूती भी है कि कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया है। मैं आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की तरफ आऊं, लेकिन उससे पहले प्रहलाद सिंह जी, चूंकि आप ग्राम प्रधान संघ जिला अध्यक्ष हैं गोरखपुर से, इस चुनाव का महत्व अब आपके लिए किस तौर पर है? क्या पहले के चुनाव के मुकाबले इस बार कुछ अलग अंदाज दिख रहा है या कुछ बदले हुए हालात में अब समीकरण को बदलने के लिए तरीके भी बदल रहे हैं? प्रहलाद जी, आप सुन पा रहे हैं? इसमें कहना यह है कि पंचायत में चुनाव जो हो रहा है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता किए थे आज से 6 महीना पहले। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव हम लोग दिए थे
कि आम जनता द्वारा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, आम जनता द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो और ग्राम प्रधान का चुनाव आम जनता द्वारा, ताकि जनता की जवाबदेही रहे उस चुनाव प्रतिनिधि की। हम लोग सुझाव दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या हम प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार को हम भेज रहे हैं प्रस्ताव करके, और हम भी चाहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आम जनता द्वारा किया जाए। ठीक है, और ठीक है सर, मैं एक एक कमेंट सबसे ले लूं, उसके बाद में इस चर्चा को ओपन करूंगा। अब ऐसे में ओपी सिंह साहब, जाहिर तौर पर जैसा कि अभी कह रहे थे हेमंत तिवारी जी कि कहीं ना कहीं अब ये चुनाव एक तरीके से वाटर टेस्टिंग होगा सरकार के लिए भी, कि सरकार बीते 3, साढ़े 3, 4 सालों के अंदर किस तौर पर चली है और लोगों ने उसका आकलन कैसे किया है। तो क्या एक तरीके से आपकी सरकार का एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड होगा यह पंचायती चुनाव का नतीजा? देखिए, ऐसा है कि पंडित हेमंत तिवारी जी ने बहुत सही कहा जी कि सरकार जिसकी प्रदेश और देश में होती है और उसके अंतर्गत जो चुनाव होते हैं वो प्रत्येक सरकार के लिए टेस्टिंग होती है, प्रत्येक सरकार के कार्यों का लेखा जोखा होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव, जो जितने भी चुनाव हैं, उसको बड़ी गंभीरता से लेता है। मैं ये कमेंट नहीं करना चाहता कि कुछ लोग जो है मौका आने के बाद सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक चुनाव के बाद कार्यकर्ता दूसरे चुनाव के लिए तैयार रहता है, 365 दिन तैयार रहता है, 24 घंटे तैयार रहता है। और यही कारण है कि इस देश में सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज है। पूरे विश्व में 18 करोड़ है, उत्तर प्रदेश में 36 लाख हैं, 36 लाख कार्यकर्ता है। वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार, वो केवल चुनाव के लिए तैयार नहीं रहते, बल्कि जनता के बीच उनके सुख दुख में भागीदारी भी करते हैं। आप देखिए, कोरोना काल में गांव-गांव में, क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत किया है, जिस तरह से जनता के दुख को अपना दुख समझा है और उन्होंने सहयोग किया है। आप सुनिए, एक सेकंड, इतना ही नहीं, हमारे पार्टी का यह निर्देश था कि सभी कार्यकर्ता इसमें भाग लें और उनको दें। दूसरी बात एक बड़ी महत्वपूर्ण आपने कही, मैं 2 सेकंड लेना चाहता हूं। आपने एक चिंता प्रकट किया है कानून व्यवस्था को लेकर के, वो चिंता वाजिब है और ये चिंता इसके पहले इतिहास रहा है, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यह पूरे भारतवर्ष में एक रिकॉर्ड है कि उसके 3.5 पौने 4 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक बड़ी नहीं छोटी घटना भी नहीं हुई है। यह है प्रदेश की कानून व्यवस्था। ठीक है, मैं अब इसको क्या ऐसे इसको समझूं कि ये चुनाव दरअसल आप लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टी का जमीनी स्तर पर संगठन है, जो कार्यकर्ता है, उसके भरोसे आप निश्चिंत हैं कि जीत जाएंगे, मेहनत आप लोग कर रहे हैं, हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए, और इस चुनाव का नतीजा सरकार के कामकाज को लेकर के किसी तरीके से उससे ना जोड़ा जाए। क्या इसको ऐसे समझा जाए ओपी सिंह साहब? बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों बातें आपकी सही है। पहली चीज तो चुनाव जितनी भी पार्टियां लड़ती है अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ती हैं। दूसरा, सरकार हो या पार्टी हो, वो अपने काम के बूते लड़ते हैं, वो जनता के अंदर जाते हैं तो बताते हैं कि हमारी पार्टी ने ये काम किया था, ये काम कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज विपक्षी पार्टियां अपना काम एक भी नहीं बताएंगी, चाहे 15 साल सरकार रही है, चाहे 5 साल। वह जो मौजूदा सरकार है उनका छिद्रावेषण करने में ही अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ठीक है सर, कपिल श्रीवास्तव जी, आपने टिप्पणी सुनी ओपी सिंह साहब की। अब ऐसी स्थिति में ये बात तो बहुत सच है कि जो पार्टी सत्ता में होती है राज्य के अंदर, कहीं ना कहीं उसको फायदा भी मिलता है पंचायती चुनाव में। समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी हुई है? क्योंकि इससे पहले अभी सहकारी ग्रामीण सहकारी बैंकों से जुड़े हुए जो चुनाव हुए उसमें तो बीजेपी को क्लीन स्वीप एक तरीके से मिली, एक वक्त में आपका वर्चस्व हासिल था उत्तर प्रदेश के अंदर। कपिश जी, बैंक के उससे चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये एकदम अलग तरीके का चुनाव है। ठीक है जी। और समाजवादी पार्टी जो है वो गरीबों, मजलूमों, मजदूरों और किसानों की पार्टी है। हमारी जो पकड़ गांव और देहात और कस्बों में है वो शहर में उतनी मजबूत नहीं है, इस बात को हम स्वीकार करें। और इसीलिए
क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश में गांव ज्यादा है, तो जुड़ी हुई समस्याएं भी हम ही समझते हैं, हम ही सुलझा पाते हैं। नहीं, मगर कपिल जी, एक छोटा सा मैं काउंटर क्वेश्चन यहां पर रखूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप खुद अगर ये मान रहे हैं कि शहर के अंदर समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत नहीं है, बीजेपी ये कह रही है कि हम शहर और गांव कस्बों में हर जगह मजबूत है, तो क्या आप अभी से हार स्वीकार कर रहे हैं? देखने वाले, सुनने वाले इस वक्त इसको ऐसे समझे? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, सुनने वाले, समझने वाले सब समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने ये कहा हर पार्टी की होती है, इनकी पकड़ अगर गांव देहात पे कमजोर है और इनकी पकड़ थोड़ी सी शहर में मजबूत है, ये बात इसकी नहीं है कि 19-20 का अंतर हर जगह होता है। अगर कोई सहृदयता से स्वीकार कर ले तो इसको बुरी बात नहीं होती है। ज्यादा तो गांव ही है, शहर कितने हैं? तो बात इस चीज को समझिए, वोट तो गांव से ही छन करके आता है, वोटर हमारे ज्यादा है। मैं दूसरी चीज कह रहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो लच्छेदार पार्टी है, लच्छेदार भाषण देती है, लेकिन किसानों मजदूरों का पेट इससे नहीं चलता है। इन्होंने जितनी नीतियां बनाई, अभी कह रहे थे कि दूसरे हवाई बातें करते हैं। एक बात मैं इनसे पूछ रहा हूं कि योगी सरकार लगभग 4 साल की होने जा रही है, आप केवल यही बता दीजिए कि कोई एक शिलान्यास जो उन्होंने किया हो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसका कि उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया हो, तो आप नहीं बता पाएंगे। आपने तो समाजवादी पार्टी के विकास का फीता काटा है, ये गांव-गांव के लोग बता रहे हैं। तमाम गांव से आने वाले बूथों पर आपने देखा होगा कि इस उपचुनाव में लोगों ने बहिष्कार कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी सड़कें हैं वो सब गड्ढे के अंदर हैं, सब गड्ढे के अंदर हैं। आपको अवसर मिलेगा, आप बीच में ना चिल्लाएं, आप बीच में ना चिल्लाएं, आपको अवसर मिलेगा। आप घबराए नहीं, आपको अवसर जवाब भाई देंगे, घबराइए मत। ओपी भाई घबराइए मत, आप हमारे मित्र। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, आप अपनी सच्चाई बोल लीजिएगा। आप तो सच्चे ही लोग हैं, क्योंकि आंकड़ा की फर्जी मेकिंग तो आप ही करते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो 2017 में योगी सरकार ने कहा था कि कहीं भी गड्ढे मैं मुक्त कर दूंगा 6 महीने के अंदर, आज पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा युक्त हो गया है। और योगी जी से कह दीजिए कि मैं कपिल श्रीवास्तव गोरखपुर का ही निवासी हूँ, उनसे पूछ लीजिए, जो गोरखपुर आते हैं तो सड़क पर आते हैं कि नाली में जाते हैं, वो खुद बता देंगे। और गोरखपुर से जो कनेक्टिविटी रोड बनारस की है, उसमें 10 घंटे से ज्यादा समय लोगों को लग रहा है, क्योंकि पूरी सड़क नाला और नदी बनी हुई है। और ये हकीकत है, किसानों की जो बातें हैं वो सारी चीजें मैं अगले राउंड में एक बार सारे मेहमानों से बात कर लूं। अगले राउंड में इन तमाम चीजों पर बात करूंगा। जावेद अहमद साहब, जैसा कि कपिल श्रीवास्तव जी ने कहा कि गांव से जुड़े हुए चुनाव है, शहर भी इसमें शामिल है, लेकिन ज्यादा लार्ज पिक्चर इसकी ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई है, जिसमें किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, मजदूरों से जुड़े हुए मुद्दे, गरीबों से जुड़े हुए मुद्दे ज्यादा हैं, और उन मुद्दों पर सरकार कहीं ना कहीं घिरेगी। आपको लगता है कि ये मुद्दे इस पंचायती चुनाव में मुद्दे बन पाएंगे? निश्चित रूप से ये मुद्दे बनेंगे क्या? इन मुद्दों पर चुनाव ये होने जा रहा है? बिल्कुल, चुनाव में ये किसान, ये देखिए ग्रामीण क्षेत्रों, बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा। और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने का काम अवश्य करेगी। कांग्रेस की पूरी तैयारी इस पर चल रही है। हम बहुत ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। ब्लॉकों से वहाँ की जो ग्राम पंचायतें हैं उनके संभावित उम्मीदवारों के नाम मांगे गए हैं, और बहुत अधिकांश जगह से नाम भी आ गए हैं, पैनल आया है। ठीक है, लेकिन जो सवाल है, आज देखिए आप, ग्रामीण क्षेत्रों का ये पंचायत चुनाव होगा और इसमें स्थितियां क्या हैं। आज देखिए क्या हो रहा है, बुंदेलखंड हो, पश्चिमांचल हो, मध्य उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, हर जगह किसान सड़कों पर है। बुंदेलखंड के अंदर किसान 30 अक्टूबर से धरने पर हैं, वहां नहरों में पानी नहीं है, सरकार कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। सरकार किस तरीके से काम कर रही है, गन्ना किसानों का बकाया आज बुलंदशहर के अंदर किस तरीके से किसानों से जुड़े हुए, गरीबों से जुड़े हुए, मजदूरों से, क्या ये चुनाव में मुद्दे बन पाएंगे? आप विपक्षी पार्टियां इसको बना पाएंगे? क्योंकि 2017 में तो नहीं बन पाए थे। बिल्कुल बन पाएंगे, इसलिए बन पाएंगे कि कोरोना के संक्रमण काल में बिहार और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रवासी भाई वापस आए, और उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति उनकी हुई कि साधन नहीं मिले उनको वापसी के लिए। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर रोका गया, किस तरीके से पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, किस तरीके से वो पैदल चलकर आए, उनके पैरों में जो छाले थे,
किस तरीके का काम किया सरकार, उनके रोजगार का, आपको लगता उनके है कि आने ये सारे जाने का मुद्दे कोई काम करने साधन वाले हैं और इस उपलब्ध नहीं बार करा पाई जनता गांव की कोरोना जागरूक हो कोविड चुकी के है? नाम पर? आपको ऐसा लगता है और आपको इस बिल्कुल बुनियाद पर निश्चित उम्मीद रूप है कि से इस बार होंगे। नतीजे अलग आने जाने? तमाम दावे के बाद इन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे, 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का बकाया दे देंगे, नहीं दे पाए तो ब्याज देंगे, ओपी सिंह नया साहब से पेराई जवाब इस पर सत्र लूं। चालू होने ठीक है, वाला है। और मगर इससे अभी पहले तक प्रहलाद सिंह साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप बताइएगा, ये जो सारे मुद्दे हैं, गांव से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, यूरिया से जुड़े हुए, बीज से जुड़े हुए, सिंचाई से जुड़े हुए, मजदूरों से जुड़े हुए, ये मुद्दे इस ग्राम पंचायत के चुनाव में बन पाते हैं, बनेंगे? जी, आप जो आज की स्थिति है, मैं ग्राम प्रधान भी हूँ, मैं किसान भी हूँ। सर, हमारी आवाज आ रही है पास? जी आ रही है। मैं ग्राम प्रधान भी हूँ, मैं किसान भी हूँ। पहले जब हम लोग धान और गेहूं देते थे लेवी पर, तो 2-2 महीना लगा था भुगतान होने में। आज की स्थिति है कि ऑनलाइन कराइए, ऑनलाइन के बाद आपका नंबर आ जा रहा है, आप धान बेचना चाहे, गेहूं बेचना चाहे, सब तत्काल बिक रहा है और उचित दाम। अरे प्रहलाद जी, 1886 का ही एमएसपी है और खरीद किस तरीके से हो रही है? 800-900 रुपए कुंटल की। आप किसान हो, कम से कम ये समस्या देख लीजिए, क्रय केंद्रों पर 4-4, 5-5 दिन किसान को अपना धान बेचने के लिए रुकना पड़ रहा है। क्यों रुकना पड़ रहा है? ये देखिए किसान किस तरीके से किराए पर ट्रैक्टर लेता है, रात दिन वहां पर खड़ा है, धान में नमी के नाम पर तमाम कमियां बताकर 800 से 900 रुपए से अधिक सरकार खरीद नहीं कर रही है। जावेद साहब, कपिल श्रीवास्तव जी, आप लोग तो बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, एक बार उनको बोल लेने दीजिए। बाबू जो बोल रहे हैं, नहीं वो पंचायत चुनाव के लिए आज R9 हमको बुलाया है, मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ। आज डिबेट पर किसानों की समस्या उठाया है वो। मेरा मानना है कि आज की डेट में 1868 रुपया धान का रेट मिल रहा है और समय से मिल रहा है, और दूसरा गन्ना का रेट वो 325 रुपया प्रति कुंटल किसानों को मिल रहा है। हाँ, गन्ना भी गया है, गोरखपुर जनपद से सरदार का शुगर मिल है और 1998 से पैसा बकाया पड़ा हुआ है 28 करोड़। आज तक किसानों को गन्ना हाईकोर्ट में चलेगा। ठीक है प्रहलाद जी, ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मैं ओपी सिंह साहब की तरफ आना चाह रहा था, लेकिन उनकी बातों को तो प्रहलाद जी ने रख दिया एक तरीके से। ओपी सिंह साहब की उन्होंने मदद की या फिर अपना नजरिया उन्होंने रखा। तो मैं एक सलाह लूंगा। एक राष्ट्रपति का चुनाव था, माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव 1 वोट देना था, 1 वोट देने में बिना गलती कर गए। अब पंचायत चुनाव भी मैं चाहता हूं कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में एक बार हो और ग्राम प्रधान का चुनाव एक बार हो, 2 बार में चुनाव कराया जाए, जिसे पारदर्शी होता है, आम जनता वोट देता जिसको चाहे उसको दे। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए, जाहिर तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि हमने कोरोना काल के अंदर अच्छा काम किया, हमने मजदूरों की वापसी को लेकर के बेहतर तरीके से काम किया, किसानों के लिए अच्छा काम किया, एमएसपी पर अच्छा काम किया और सारे हित की बात उन्होंने की। उपलब्धियां सरकार तो बता ही रही है, मगर प्रहलाद जी भी ग्राम प्रधान होते हुए उन्होंने बताया। तो ओपी सिंह साहब के बजाय प्रहलाद जी ने वो सारी बातें की। लेकिन कपिल जी, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा, फिर मैं जाऊंगा हेमंत तिवारी जी की तरफ। देखिए, प्रहलाद सिंह जी क्योंकि गोरखपुर से ही हमारे हैं, मैं इनको जानता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, उनके नेता भी हैं, उनके सारे उसमें भीड़ इकट्ठा करने का काम करते हैं, ये सब पता है। योगी जी के ये बहुत करीबी व्यक्ति हैं, क्षत्रिय आदमी हैं, क्षत्रिय व्यक्ति हैं। मैं जानता हूं इन्हें, बहुत व्यक्तिगत गत से जानता हूं। दूसरी बात मैं कहता हूं, इनकी बातों के प्रभाव पे मत आइए। ये चूंकि योगी जी के करीब हैं तो इनको 2 रुपए ज्यादा भी बढ़ा के मिल सकता है। अरे सर, बट उनकी तो अपनी व्यक्तिगत राय है ना, वो किसी भी पार्टी से मेल खा सकती है। नहीं, मेल खा सकती है नहीं, वो उनके सदस्य हैं, उनके करीबी हैं, हमेशा मंदिर में बैठना उठना है इनका, हम जानते हैं इन्हें। ठीक है, तो आप उस पर जवाब एक बात ठीक है। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए, एमएसपी भी इनकी लाई हुई नहीं है, और अगर ये इतना घोषणावीर बन रहे हैं तो क्यों नहीं किसान बिल में जो संशोधन करके आए हैं, जो व्यापारियों के हाथ गिरवी रखने का काम किसानों को करने जा रहे हैं, 86% जो हमारे लघु किसान हैं, आखिर ये एमएसपी क्यों नहीं घोषित करेंगे? उसमें एमएसपी इन्होंने क्यों नहीं डाल दिया? इसमें एमएसपी क्यों नहीं डाल दिया? किसान तो इनके इन्होंने यूरिया के बैग से यूरिया चुराने का काम किया, इन्होंने यूरिया का दाम बढ़ा दिया, 5 किलो यूरिया का दाम
बोरिया में से यूरिया चुराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब ये ओबीसी ने हल्ला कर रहा है कि इनकी बातें ना आने पावे। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप लोगों ने किसानों की यूरिया 5 किलो चुराई है। और दूसरी चीज, अभी जब यूरिया का घोटाला हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, जब भाई जो यूरिया का घोटाला हुआ है वो मीडिया वालों ने सारे खोल के दिखाए कि जिस तरीके से इन्होंने यूरिया का घोटाला किया है। घोटालेबाजों की सरकार है, किसानों पे कुछ नहीं दिया। इन्होंने जितने ठीक है। और इसीलिए मैं इस मुद्दे को इसलिए लेकर के आया क्योंकि इसी पर दोनों पक्षों का अपना अपना आइडिया है, दोनों पक्षों की अपनी अपनी नजरिए हैं। क्योंकि क्या ये सारे मुद्दे किसानों के लिए इस बीच में महत्व रखते हैं, और अगर महत्व रखते हैं तो क्या इस चुनाव पर इन मुद्दों का कोई प्रभाव भी पड़ेगा या नहीं। और मैं रुख अब करूंगा आपकी तरफ हेमंत तिवारी जी। जाहिर तौर पर कोई भी चुनाव हो, मुद्दे तो होते ही होते हैं। क्या ग्राम पंचायत के चुनाव मुद्दे लेस होते हैं जिसमें कोई मुद्दे नहीं, सिर्फ एक पार्टी या एक कैंडिडेट को कोई अगर एक परिवार, एक खानदान या एक टोला अगर उसका समर्थन कर रहा है तो आपसी दुश्मनी या रंजिश की बुनियाद पर दूसरा खानदान, दूसरा टोला उसके खिलाफ चला जाता है। यह समीकरण कैसा होता है और कैसा होगा इस बात? अब देखिए भाई, जो पंचायत चुनाव होते हैं उसका ढांचा हमको समझना होगा। पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा हिस्सा जो मेजर चंक होता है वो ग्राम पंचायतों के चुनाव होता है। ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और इसमें मुद्दे नहीं होते। इसमें मुद्दा सिर्फ विशुद्ध गांव ही होता है, गांव की राजनीति, गांव की पार्टी बंदी, गांव की खेमेबंदी, गांव में किस प्रधान ने क्या किया और उसके खिलाफ कितने लोगों ने क्या किया। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि हेमंत जी, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ने जो कुछ किया है किसानों में नाराजगी है, इसलिए बीजेपी के समर्थित या जो कैंडिडेट होंगे उनको किसान या गांव के लोग वोट नहीं करेंगे। तो लेकिन जब अगर मुद्दा ही नहीं इसमें होगा तो फिर वोट करने ना करने का सवाल का जी। मैं जब बार उसी बात पर रहा, तो देखिए पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग क्या बोलेंगे, इनसे बड़ा झूठ कौन बोलता है। सियासी दोगलेपन की इंतहा होती है हमारे उत्तर प्रदेश में। जब आप पावर में होते हैं तब आप स्थानीय चुनावों के दादा होते हैं, अपोजिशन में होते हैं आप चिल्लाते हैं कि इन्होंने सरकार सत्ता होने का फायदा लिया, और जब दोबारा आप अपोजिशन में होते हैं, आप पावर में होते हैं तो आपकी जुबान बदल जाती है। तो जुबान बदलने की एक जो चली आ रही है रवायत हमारे उत्तर प्रदेश में, सियासत का बहुत बड़ा हिस्सा इस पे मत जाइए। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो थोड़ा समझिए। जो मर्डर्स होते थे, जो हिंसा होती थी, जो रंजिश होती थी, चुनावी रंजिश ग्राम प्रधानी के 5 साल तक चलती है। और उत्तर प्रदेश के गांव में अधिकांश हिंसा की घटनाएं जो पूरे साल भर आप देखते होंगे, उसका 14 से 20% तक जो कारण निकलता है अंत में वो यही होता है कि प्रधानी के चुनाव की रंजिश थी। तो ग्राम प्रधानी का चुनाव जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है पंचायत चुनाव का, वो पॉलिटिकल आमतौर पे नहीं होता है। इसीलिए अक्सर ज्यादातर जो रूलिंग पार्टियां हैं या जो अपोजिशन की पार्टी है वो नहीं करते, हमारे इतने प्रधान है, इतने नहीं है। हाँ, उसके ऊपर के चुनाव जो होते हैं, चूंकि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है या जिला पंचायत का चुनाव, ये सब चुनाव जो ऐसे होते हैं इसमें पॉलिटिकल पार्टी दावा करती है। लेकिन चूंकि हेमंत तिवारी जी, अगर जिला अध्यक्ष के चुनाव की बात की जाए, पूरे जिले का एक तरीके से जिला अध्यक्ष वो होता है, यानी कि एक प्रोटोकॉल में कहीं ना कहीं डीएम के बराबर या डीएम के ऊपर भी माना जाता है, या फिर उसके अंडर में एक जिले में 3 विधानसभा के क्षेत्र हैं तो एक तरीके से तीनों विधानसभा क्षेत्र का वो एक तरीके से सुपर बॉस माना जाता है अपने आप में। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें, सारी कनेक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ी है और इसीलिए इसमें रंजिशें भी खूब ज्यादा हो जाती हैं। कृपया मेरी बात समझिए, ये राजनीतिक हस्तक्षेप में अप्रत्यक्ष चुनाव को उत्तर प्रदेश में दादागिरी की मिसाल बना रखी हो। अगर आपके पास 44 क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य हैं तो आप किसी को भी जिसको चाहे उसको बना सकते हैं। जो रूलिंग पार्टी है, जो दमदार हो, जिसका पैसा हो, धन बल बाहुबल सारे बल इसमें चलते हैं, गुंडे की पराकाष्ठा चलती है। मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं दूसरा विषय कर रहा हूँ। इस बार के चुनाव अलग क्यों नहीं? इस बार के चुनाव इससे अलग है कि जो बड़े चुनाव है, जैसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, उसमें फर्क इस बार इसलिए देखा जाएगा क्योंकि आम चुनाव 2022 के नजदीक है
सरकार की लोकप्रियता, सरकार की स्वीकार्यता, सरकार की नीतियां, पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उसको गवर्नमेंट ने एड्रेस किया कि नहीं किया। इन बड़े चुनाव में जो पंचायत चुनाव के जो बड़े और प्रत्यक्ष चुनाव है, इसमें इसकी प्रतीक्षा कहीं न कहीं जरूर दिखेगी। इसलिए इस चुनाव को जो 2021 में होने जा रहे हैं, 2022 की शुरुआत में ही असेंबली के सामान्य चुनाव होने हैं, इसलिए इनकी अहमियत थोड़ी बढ़ गई है। और यही वजह है कि जो रूलिंग पार्टी है, अगर विधानसभा के आम चुनाव के ठीक पहले पंचायत चुनाव होते हैं, उसका तनाव थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको जनता के बीच में साबित करना होता है कि हमारा 70%, 75%, 65% हमारा आधिपत्य रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने निश्चित रूप से, जैसे मैंने 7 विधानसभा सीटों का उदाहरण क्यों दिया था, ये 7 विधानसभा की सीटों को उपचुनाव नहीं है। अगर इसके परिणाम खराब आए तो निश्चित रूप से सवाल उठेगा कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार, यानी कि इन तीनों चुनाव की कनेक्टिविटी एक दूसरे से बहुत ज्यादा है। 7 विधानसभा सीटों के नतीजे कैसे आते हैं उपचुनाव के, पंचायती चुनाव के नतीजे कैसे आते हैं, और फिर विधानसभा में जाकर के क्या तस्वीर बनेगी। ओपी सिंह साहब, अब अगर ये तस्वीर साफ है कि साहब गांव की राजनीति होती है, वहां की आपसी चीजें जैसा चलती है उसी तमाम चीजों की बुनियाद पर ही होती है, तो फिर सरकार के कामकाज का भी बहुत ज्यादा दखल तो नहीं होगा। आपके हिसाब से सरकार ने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसका असर भी तो गांव के ग्राम पंचायत के चुनाव पर तो नहीं पड़ने वाला, फिर अगर ये माना जाए तो। पहली चीज ये जब बार जी कि मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथी कपीस भाई को इस बार अर्ध सत्य बोलने के लिए मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया कि नगर में हमारी पकड़ नहीं है, लेकिन आधा सत्य वो नहीं बोल पाए कि 2019 में और 17 में ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहा कि हम ज्यादा गांव में और ज्यादा मजबूत हैं शहर के अपेक्षा। शहर में तो भी हम आपसे मजबूत हैं। शहर में ठीक है यार, बोल दिए तो गलत थोड़ा बोले। शक्ति का अपने अरे मैं बधाई दे रहा हूँ कि सत्य बोले। ग्रामीण में तो बहुत अरे कपीस भाई बिल्कुल, शहर में तो आपसे ज्यादा मजबूत हैं। आप बिल्कुल मजबूत हो। सुनो, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं वही कहा। दूसरी बात जब्बार जी, ये मेरा कहना है कि हमारे दोनों साथियों ने जो बात कही मैं उसको भी स्वीकार करता हूं। इन्होंने पहली बार ये इस बात पर राजी हुए कि किसानों, ग्रामीणों की समस्याओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर चुनाव होना चाहिए। हम तो चाहते हैं, हम तो 2014 का चुनाव विकास पर लड़े, 2017 का चुनाव विकास पर लड़े, 2019 का चुनाव विकास पर लड़े। विकास हमारे एजेंडे में प्रथम। जब ये विकास की बात करेंगे और मुद्दों की बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में विकास का चुनाव हुआ, झारखंड में भी विकास का चुनाव हुआ, राजस्थान में भी विकास का चुनाव हुआ। बिल्कुल कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिले का प्रथम नागरिक होता है, उससे ज्यादा पद किसी का बड़ा नहीं होता, जिले में प्रथम नागरिक होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पार्टी से होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव पार्टी से होता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पार्टी से होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव पार्टी से। यह पहले हो चुका है, कोई नया चीज होने वाली नहीं है, यह हो चुका है और इसका परिणाम भी हर पार्टी देख चुकी है। अभी मैं पिछले रिकॉर्ड को बताऊंगा तो हमारे कपीस भाई बोलने से बाज नहीं आएंगे। हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। दरअसल बात यह है जब्बार भाई कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार ऐसा लगा ग्रामीणों को कि प्रदेश और देश में हमारी भागीदारी है, सरकार में हमारी भागीदारी है। जब हम बात करते हैं कि 70 साल जिनकी केंद्र में सरकार रही, 15 साल लगातार जिनकी प्रदेश में सरकार रही, क्या वो ग्रामीणों को छत नहीं दे सकते थे? क्या ग्रामीणों को जो है शौचालय नहीं दे सकते थे? क्या ग्रामीणों को जो है बिजली नहीं दे सकते थे? क्या ग्रामीणों को जो है गैस नहीं दे सकते थे? क्या ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ नहीं? अरे चुप रहो यार, तुमने गुंडागर्दी के अलावा इस प्रदेश को कुछ नहीं दिया। वो गुंडागर्दी के अलावा इस प्रदेश को कुछ नहीं दिया। दूसरी बात जब्बार जी, मैं ये बताता हूँ, देखो ऐसा कभी मैं तुमको भी डिस्टर्ब कर दूंगा, बोल नहीं पाओगे, तुम बोल नहीं पाओगे। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, जवाब दो। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, जवाब दो। मेरी बात सुन लो कपिल भाई, एक मर्यादित भाषा में रहा करो। हालांकि तुम्हारी पार्टी की भाषा ही मर्यादित नहीं है,
संस्कार ही मर्यादित नहीं है तो आप कहां से मर्यादित हो? मेरी पूरी बात सुनो। जब्बार आप झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए लोहिया आवास योजना अरे किसकी सुनो थी? यार, बात सुन लो, योगी आदित्यनाथ जी की थी। बात सुन लो कांचीराम कपिल आवास भाई, योजना मैं किसकी तुमको थी? बीच में नहीं राजीव बोलूंगा। गांधी आवास योजना किसकी थी? अरे सुन इंदिरा लो। गांधी आवास योजना किसकी थी? अगर ये सब योगी जी की थी तो क्या हम लोगों की सरकारी समझ चला रहे हैं आप? आप इसके बाद बोलोगे ना, इसके बाद बोलोगे ना, इसके बाद बोलोगे मैं बोलने नहीं दूंगा। जितनी तुम बोलोगे उसके बाद मैं बोलने नहीं दूंगा। जनता ये बात सुन नहीं पाएगी। मेरी पूरी बात सुन लेने दो। कपिल जी बात सुन लीजिए, मैं आपको वक्त दूंगा जी। ओपी सिंह साहब एक सेकंड चुप रहो यार। मैं जब्बार जी ये कह रहा हूं कि इसमें इनकी गलती नहीं है, ये अमर्यादित पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये बोलेंगे अपनी आदत के मुताबिक बात करेंगे। मैं ये कह रहा था जब्बार जी, जो तीसरी सरकार गुंडागर्दी की, बूथ कैप्चरिंग की, गोली की, लड़ाई की, ये समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो गोलियां बूथों पर चलती, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2019 का इतना बड़ा चुनाव कहीं लाठी भी नहीं चली, अभी 7 उपचुनाव हुए हैं, कहीं कोई घटना नहीं घटी। ये समाजवादी पार्टी के लोग बूथ कैप्चरिंग करते हैं क्योंकि गुंडों को ये टिकट देते हैं। मगर ओपी सिंह साहब अब तो नहीं हो रही है, अब तो बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पा रही है, गोलियां नहीं चल पा रही, कानून व्यवस्था, चुनाव आयोग बेहतर तरीके से रखता है चुनाव के बीच में, अब तो वो चीजें नहीं हो पा रही ना। तो अब तो फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव हो रहा है ना, तो अब जब इस फ्री और फेयर तो नहीं हो पा रही है जी। ये इसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश सरकार की है, उसमें सबसे बड़ा। अब इसके पहले क्यों नहीं हुआ? ग्राम पंचायत का चुनाव समाजवादी पार्टी के बीच में हुआ, 19 लोग मारे गए थे, 80 लोग घायल हुए थे, 150 मुकदमे कायम हुए थे। वो रिकॉर्ड कभी भूल गए? 19 लोग क्यों मारे गए थे पंचायत चुनाव का बिना किसी चुनाव के बढ़ गया? आप किस बात की पीठ ठोक रहे हैं? 7.5% का तो अपराध आपका पहले ही हत्या और अपराधियों के साथ खड़े हो। अतीक अहमद किस पार्टी के हैं? मुख्तार अंसारी किस पार्टी के हैं? अतीक अहमद किस पार्टी के हैं? अपराधियों को संरक्षण देने वाले, इसीलिए जनता ने नकार दिया, इसीलिए जनता ने नकार दिया। अपराधियों को संरक्षण देते हैं और जितना आप अपराधियों को संरक्षण देते हो, हम लोग चर्चा के आखिरी हिस्से में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इस पर जरा से इसलिए इस पर रहते हैं। ये गुंडों की पार्टी है, जावेद अहमद साहब, माफियाओं की पार्टी है। ठीक है जावेद अहमद साहब, आप हुए। अच्छा ये बताइए जब्बार जी, जो प्रदेश के नामी गामी गुंडे और माफिया हैं, उनको किसने माननी बनाने का काम किया? उनको माननी किसने बनाया? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी कम और ज्यादा सभी पार्टियां सामने हैं, उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है जावेद अहमद साहब, ठीक है कपिल साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। जावेद अहमद साहब, तो फिर ये क्या ये समझ लिया जाए कि पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन पर ही चुनाव जीता जाता है, यानी कि जो सही मैसेज दे जाएगा अपनी उपलब्धियों को लेकर के, अपने बारे में, या जनता को जो अपनी तरफ खींचने में, भरोसा दिलाने में कामयाब होगा वही जीतेगा? अगर किसी पार्टी का काम, सरकार का काम अच्छा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या ये माने जावेद साहब? आप कपिल श्रीवास्तव की टीवी चलेगा कि और हम लोग का ऑनलाइन पे चलेगा? प्रहलाद जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। जावेद साहब, हेलो प्रहलाद जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आवाज दे दिया। देखिए ये जो कह रहे थे, ये योजनाएं कब से चल रही हैं? इंदिरा आवास क्या आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी ने चालू कर दिया था? या राजीव गांधी शहरी आवास की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी? जावेद साहब, तरीके से क्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी सीएचसी है, मैं इन्होंने बना दी है योजनाओं को लेकर, किसने कौन कौन सी योजना चलाई, इन्होंने काम किया, जमीनी स्तर पर कितना हुआ, उसको थोड़ा छोड़ते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या जो पार्टी, बिल्कुल योजनाएं जो आपने बिना छत के मकानों में हवन कराकर गृह प्रवेश करा दिया, जो सरकार जनता को अपने भरोसे में ले पाएगी, काम उसका अच्छा हो या बुरा, भरोसा ले पाना ही सब कुछ है चुनाव जीतने के लिए। सरकार के कामकाज का कोई जो लोग, चाहे वो राजनीतिक दल के हो या जो लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, निश्चित रूप से जो लोग जनता को विकास का, जनता को ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण का जो लोग भरोसा दिला पाएंगे, और वो जनता
जब नेता को अपने सत्य की कसौटी पर कसेगी नहीं, तो निश्चित रूप से छोटा सा विजय सवाल उसी तो का बनता है वर्णन ना करेगी। कि 2017 अभी जैसे बात कर रहे हैं जावेद साहब, मुद्दों की, 2017 भाई, में क्या आप लोग अगर जनता को मैं नहीं कह रहा हूं जब्बार साहब, आप सुन लीजिए, जावेद अगर साहब। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वो कह रही है कि हमारे तीनों किसान बिल किसानों के हित में है, तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव तक आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उन तीनों कानूनों के मुद्दे पर कोई बात क्यों नहीं कही? अरे सर, अगर वो बात नहीं कर रही है, वो उनकी स्ट्रैटेजी है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या इतनी कारगर है कि जनता को आप भरोसे में ले पाए? हम किसानों की बात कर रहे हैं, जावेद साहब, हम मजदूरों जावेद साहब, सवाल तो सुन लीजिए। जावेद अहमद साहब, जावेद साहब, मेरा अब सवाल यहां पर यह बनता है कि 2017 में आपने किया समाजवादी पार्टी के साथ में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आए, उस वक्त आपकी ही सरकार थी, 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। क्या आप लोग जनता को भरोसे में नहीं ले पाए, या आपके कामकाज को जनता ने कसौटी पर परखा और आपको या सपा को फेल पाया, इसलिए आपके साथ में जनता नहीं गई? नतीजे 325 एनडीए। देखिए जब्बार साहब, वो जो पिछला काल था, एक प्रयोग था, वो हुआ। आज कांग्रेस अपने बल पर खड़ी होने का प्रयास कर रही है और उसमें हम निरंतर सफल होते जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव हार गए, आज चुनाव तो फिर अगर ये गिनाएंगे तो आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने जमानत तक जब्त कराई है, ये भी इतिहास है। आपके कई अध्यक्ष तो कभी सदन का मुंह भी नहीं देख पाए, सीट नहीं जीत पाया, कोई पुश्तैनी नहीं होती सीट। आपके तो कई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन का मुंह तक नहीं देख पाए, ऐसे भी है, नाम गिनाएंगे। ठीक है, थोड़ा अननेसेसरी व्यक्तिगत चीजों को लेकर के थोड़ा बचते हैं, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है। इसी चुनाव पर इसी के इर्द गिर्द रह करके चर्चा करते हैं। प्रहलाद सिंह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, हेमंत तिवारी जी आपकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन प्रहलाद सिंह साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रहलाद सिंह जी, अपनी बात आप रखिएगा। जी, मेरा कहना यह है, कपिल श्रीवास्तव जी जो बोल रहे हैं वो गोरख उठाने वाले हैं। उन्होंने पार्टी का जो आरोप लगाया है, उनसे यह पूछा जाए कि सभासद कभी हुए कि नहीं हुए। हम तो 25 साल से पंचायत में लगातार जीत रहे हैं। उनसे यह पूछा जाए दिवेश बाबू से, वो कभी सभासद हुए नहीं हुए। गोरख उठाने वाले मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने कहा है कि पार्टी लाइन की बात कर रहे हैं। प्रधान कभी पार्टी से जीता हूँ, अपने कलेक्टर को अपने विचार पर गांव सभा का जनमत मांगा हूँ और गांव की जनता ने मुझे प्रथम नागरिक बनाया है। और मैं कभी पार्टी कहना चाहता हूँ तो भली बात मैं जानता हूँ, वो सभासद अभी तक नहीं हुए। अब मैं 25 साल से लगातार 1988 से 2020 तक पंचायत प्रतिनिधि काम कर रहा हूँ। मेरा मानना है, किसान अगर किसान को गाँव करते हैं तो बता दें कि एक हेक्टेयर में कितना सरसों का बीज लगेगा, वो बता दिए हैं। प्रहलाद जी, वो बता दें, प्रहलाद जी, किसानों का कितना सरसों का बीज लगता है। ठीक है हेमंत तिवारी जी, ठीक है। तो क्या ये माना जाए कि सच्चाई कड़वी लग गई, सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन का खेल है, यानी कि जो हवा बना ले जाए, जनता को जो भरोसा दिला ले जाए, उसी की जीत होती है और उसी की जीत होगी। सरकार के कामकाज का कोई आकलन जनता नहीं करेगी, और खासतौर पर इस चुनाव में। ऐसा है जब्बार साहब, अगर हमारे देश में सियासी लोग जो नेतागिरी करते हैं ये सच बोलने लगे तो शायद राजनीति का जो स्वरूप है उसका लोग दुर्भाग्य है। झूठ के बिना राजनीति चलती नहीं। झूठ आप दूसरी पार्टी से बोलो, झूठ आप जनता से बोलो, झूठ आप उससे बोलो जिसने आपको बनाया है। ये रवायत है, दस्तूर जैसा बन गया है। लेकिन दो बात समझनी होगी, पंचायत चुनाव और आम चुनाव का जो इस वक्त बुनियादी ढांचा है वहां फर्क कहाँ दिखता है। देखिए, आज से 25 साल 30 साल 35 साल पहले उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शुमार था जहां सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा होती थी और सबसे ज्यादा मौतें होती। पहले राउंड पता लगा 70 मरे, इतनी जगह हिंसा हुई, इतनी जगह दंगे हुए, इतनी जगह बूथ टूटे गए। लेकिन आपने देखा ग्रेजुअली जो चुनाव सुधार हमारे देश में आए, भारत निर्वाचन आयोग ने जो प्रयोग किए, और शायद राजनेताओं को भी हो मजबूरी में फॉलो करना पड़ा, तो चुनावी हिंसा कम हुई, चुनाव में एक ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आई, बूथ कैप्चरिंग लगभग न बराबर हो गई। लेकिन दुर्भाग्य क्या है
कि हम इस बात को अभी पंचायत चुनाव के स्तर पर नहीं ला पाए। पंचायत चुनाव में अभी भी रिगिंग होती है, अभी भी मैनिपुलेशन होता है, खूब शराब बंटती है, पैसे बंटते हैं, धन बल बाहुबल सब कुछ होता है। मुझे लगता है कि इस देश में पंचायतों को मजबूत बनाने की जो एक शुरुआत की गई है उसके साथ चला हुआ है। हमारे सिस्टम को सरकार किसी को प्रधान किसी का बने, ब्लॉक प्रमुख किसी का बने, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष किसी का बने, लेकिन भगवान के वास्ते भारत और उत्तर प्रदेश के नाते सरकारों को चाहिए कि ये जो बेईमानी, मक्कारी, हरामखोरी, पैसाखोरी, गुंडागर्दी, दादागिरी ग्राम पंचायत की चुनाव होती है, इसको बंद करिए। नहीं, मगर इसको सरकार कैसे बंद कर पाएगी? इस पर तो चुनाव आयोग को पहल करना होगा ना सर। इलेक्टोरल रिफॉर्म एक अलग बात है, मगर इसको पर तो चुनाव आयोग को सख्त होना पड़ेगा ना साहब। मैं राज्य चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा जब्बार साहब जी। भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी तब्दीलियां की है। राज्य चुनाव आयोग जिसके भी नियंत्रण हो, वो स्वायत्त शासी हो, स्वायत्त शासी संस्था होती है, उनको चाहिए सरकार को सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग अल्टीमेटली सरकार के ही संसाधनों पर निर्भर रहता है। ठीक है, इस तरह की बदलाव की जरूरत है। पंचायत चुनाव पर हम लोग बहस करें, कम से कम इस सफाई की जिक्र में करें। मुझे लगा ये बात अधूरी है। कोई सरकार मगर हत्याएं जरूर कम हुई है, हिंसा जरूर कम हुई है, मगर एक चीज तो अभी भी है कि बीडीसी सदस्यों को या ऐसे दूसरे सदस्यों की जरूरत जिला अध्यक्ष के लिए, दूसरी चीजों के लिए जब वोटिंग करने की होती है तो या तो उनको पैसे दिए जाते हैं, कई बार देखा यह जाता है कि उनको किडनैप कर लिया जाता है, किडनैप करके अपने पास रखा जाता है कि आपको अगले एक हफ्ते तक हमारे साथ रहना है, जाकर के आपको वोट करना है। अरे एक हफ्ते में साहब सुनिए, हेलो, जिन्होंने जब्बार साहब कभी हवाई जहाज से मुंह नहीं देखा, वो बंबई, दिल्ली और रिजॉर्ट में ले जाए जाते हैं। बढ़िया शराब, बढ़िया नाच गाना सब इंतजाम होता है, 15 दिन बाद लौटते हैं वोटिंग की एक रात पहले। ये सब ये दुर्घटनाएं हैं, इसको रोकना पड़ेगा। गंदगी है, इसको रोकना पड़ेगा। मगर ये रोकने की बातें तो आज से नहीं, वर्षों से, दशकों से चली आ रही हैं। ये चीज तो नहीं रुक रही है ना। अरे भाई, इच्छा शक्ति होनी चाहिए साहब, आपके भीतर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर 85 बीडीसी, 35 बीडीसी सुल्तानपुर से, जौनपुर से उठ करके वो कहीं किसी शहर में चले जाते हैं, सरकार नहीं ढूंढ सकती उनको। आप पर बड़ी बड़ी एजेंसी है, पकड़िए, ढूंढिए, लाइए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, ये रिफॉर्म्स तो अपनी जगह हैं ही है, मगर इन रिफॉर्म के बीच में फ्री और फेयर चुनाव हो, इलेक्शन हो, और ऐसे में जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है, कई बार ऐसा देखने को मिला है। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म अपनी जगह है, मगर अब आपने इस चुनावी तैयारी के लिए किस तौर पर रिफॉर्म किया है आपकी पार्टी ने? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि हम लोग बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं और कनेक्टिविटी पर विश्वास करते हैं। सारे संवाद एक एक घर के और चौपालों पे जाकर के हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता करते हैं। हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो पूर्ववर्ती हमने जो अपने सरकार में काम किया है वो हम बताते हैं। साथ में योगी सरकार ने जो वायदे किए थे, राम राज्य से जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई थी, जो सारी फेल्योर साबित हुई है, वो बताते हैं। और साथ ही साथ जो किसानों के लिए बिल आया, जो हमारा श्रम कानून आया श्रमिकों के लिए, और जो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में व्यापारियों को कालाबाजारी की छूट दी गई, और जिससे पूरे देश के अंदर महंगाई और विशेष करके गरीबों को आलू खरीदना मुश्किल हो गया है, 50 रुपए किलो, ये सारी चीजें समझाया जा रहा है। ठीक है। और जहां तक शुचिता की राजनीति है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल इसकी पैरवी करती है कि जो भी चुनाव सुधार अगर समय पे होंगे हमसे राय मशवरा। ठीक है जावेद साहब, तो ये मूल मंत्र जो कि सपा ने अपनाया है, कांग्रेस भी उसी पर चल रही है या कुछ कांग्रेस ने अलग से रणनीति बनाई है? देखिए जब्बार साहब, रणनीति टीवी चैनल पर बताने के लिए नहीं होती है, उसको जमीन पर उतारने के लिए। मगर सर सवाल इसलिए कि चुनाव में आपकी रणनीति दिखती भी नहीं है ना। मैंने पहले ही शुरुआत अभी 7 सीटों के विधानसभा के चुनाव में रणनीतियां नहीं दिखी। मैं जब्बार साहब उसी पे आ रहा हूँ। कांग्रेस बहुत नहीं, घर से बैठ के नहीं किया, लोग जमीन पे काम कर रहे थे, और हम उस संगठन पर हमारा काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। निश्चित रूप से ये पंचायत चुनाव के पहले संभवतः इस जनवरी के प्रथम सप्ताह तक हमारा जो बूथ लेवल का पंचायत
स्तरीय जो गठन है संगठन का वो निश्चित रूप से हो जाएगा और हम अपने उम्मीदवारों और ये सारी की चीजें तब तक हो जानी तैयार चाहिए करने थी। पर भी लगे ठीक है, हुए हैं इसीलिए चुनाव ओपी सिंह मैदान साहब, में जाने के लिए। ओपी सिंह साहब, तो आप लोग ये आश्वस्त हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ा काडर है और जमीनी स्तर पर संगठन बड़ा मजबूत है, इसलिए चिंता करने की या नई रणनीति बनाने की कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, इसके पहले जो पार्टियां थी और उनकी जो परंपराएं थी वो परंपराएं जातिवादी थी, वह परंपराएं जो है बाहुबली थी, वह परंपराएं परिवारवादी थी, वह परंपराएं वंशवादी थी। इन सबको छोड़ करके हमारी उत्तर प्रदेश और केंद्र की जितनी भी गरीबों के लिए योजनाएं चली है, बिना भेदभाव, बिना धर्म संप्रदाय, बिना क्षेत्रवाद के हमने सबको दिया है और उनकी आवश्यकताओं को दिया है। लेकिन कुछ पार्टियां जो है मुद्दों से भटक गई हैं और वो आज भी अपनी पुरानी जातिवादी, परिवारवादी, गुंडावादी, माफियावादी, बाहुबली धनवादी परंपरा से हटे नहीं है। और कुछ और इसी के साथ मुझे मजबूरन यहाँ पर इस कार्यक्रम को वाइंड अप करना पड़ रहा। वक्त हो चुका। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ओपी सिंह साहब आपका, कपिल श्रीवास्तव जी आपका, जावेद अहमद साहब आपका, हेमंत तिवारी जी आपका और प्रहलाद सिंह साहब आपका। आप सभी लोगों ने R9 टीवी के माध्यम से जुड़ करके अपनी अपनी बातें और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। मगर ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत, ये सारे चुनाव ऐसे हैं जो विधानसभा या फिर पार्लियामेंट के चुनाव से कम नहीं आके जाते हैं, क्योंकि इसमें जो कनेक्टिविटी होती है वो आम जनता की सीधे सीधे इसमें कनेक्टिविटी होती है और ऐसे में इसी वजह से पहले हिंसाएं ज्यादा देखने को मिलती थी। मगर हम उम्मीद करेंगे कि जब भी चुनाव आयोग इसकी तारीखों का ऐलान करे, साथ ही साथ में अगर हिंसाएं कम हुई है, कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है चुनाव के बीच में, यह एक उपलब्धि है चुनाव आयोग की। लेकिन बीडीसी सदस्यों और दूसरे सदस्यों को जिस तरीके से एक तरीके से अगवा करके रखा जाता है, अपहरण करके रखा जाता है और उसके बाद में चुनाव के दिन उनको बाहर लाया जाता है, इन तमाम चीजों पर भी रिफॉर्म की जरूरत है, सख्त होने की जरूरत है, नकेल कसे जाने की जरूरत है। उम्मीद ये करते हैं कि ये चुनाव भी फ्री एंड फेयर होगा और जनता के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन लोकतंत्र के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण तरीके से सामने आएगा। अभी अगली चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए R9 टीवी।